तो हम लोग सरफेस टेंशन डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझाएंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट माने जो कोण किसी के संपर्क में आने पर बनता हो, और वो लिक्विड और सॉलिड में बनता है। जैसे कि चित्र में दिखा रखा है, मैं चित्र को बड़ा करता हूँ, एनलार्ज करता हूँ। तो चित्र में दिखा रखा है, तो देखो दो चित्र दिखा रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में जो है आपका जो लिक्विड है वो जब संपर्क में आया सॉलिड के, तो इस तरह की कर्व हो गई, कॉनकेव सरफेस हो गई। यहाँ पे भी कॉनकेव सरफेस हो गई। ये बीच में रॉड भी दिखाने की जरूरत नहीं थी इसमें। और दूसरा जो लिक्विड, अलग तरह का लिक्विड लिया, तो वो उस लिक्विड में ऐसे बन रही है, कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है। दो तरह की सरफेस बन सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या कोई असर ही ना पड़े, या सरफेस बिल्कुल प्लेन रहे। दोनों केस, तीनों केस हो सकते हैं। तो अगर आपकी इस तरह की सरफेस है, अगर आपने किसी चीज़ में लिक्विड ये भरा है, ये लिक्विड भरा है किसी पतली ट्यूब में, ऐसे लिक्विड भरा है, और उसकी सरफेस ऐसी है प्लेन, ये लिक्विड भरा है, ऊपर की सरफेस बिल्कुल प्लेन है, ऐसे लिक्विड भरा है। या सरफेस कैसे हो सकती है, लिक्विड भरा है तो सरफेस ऐसे हो सकती है लिक्विड की। या तीसरी कैसे हो सकती है, तीसरी सरफेस ऐसे हो सकती है। तो ये क्या चीज़ डिसाइड करती है कैसे होती है, ये डिसाइड करता है फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडिशन। कोहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेशन होता है जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ कोहेशन होती है। कोहेशन यानी अगर लिक्विड लिया है कोई, तो उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स लगेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल जो लगेगा, वो फोर्स ऑफ कोहेशन होगी। और उस लिक्विड को अगर किसी कंटेनर में रखा जाता है या उसे किसी सॉलिड के संपर्क में लाया जाता है, तो उस लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ एडिशन होगी। इसका मतलब फोर्स ऑफ कोहेशन होती है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्स ऑफ एडिशन होती है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सपोज आपने कोई लिक्विड लिया किसी कंटेनर में, और इस लिक्विड में आपने क्या किया, इस लिक्विड में आपने गिलास की ट्यूब डुबो दी। सपोज इस लिक्विड में, ये गिलास की ट्यूब है, ये डुबो दी है, ये गिलास की ट्यूब है बेटा, ये डुबो दी, जिसे मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया, पूरी गिलास की ट्यूब डुबो दी। तो सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड और लिक्विड सरफेस की टेंजेंट, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड और लिक्विड सरफेस की टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जैसे इसे दोबारा छोटा कर देते हैं, जैसे बनाता हूँ। सपोज ये था, ये कोई कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भरा, तो सपोज लिक्विड ऐसा आ गया, ये शेप हो गई। तो लिक्विड जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगी, ऐसे, इस तरह से आ जाएगी टेंजेंट, ये आ जाएगी टेंजेंट। दोबारा बना देते हैं, बड़ा सा बना देते हैं। ये सपोज कंटेनर है, इसमें वाले लिक्विड भरा, ऐसे लिक्विड की सरफेस आ गई। तो लिक्विड सरफेस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगी, ऐसे, ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। और सॉलिड जो है जिसके संपर्क में लिक्विड है, ये कोने वाली दीवार, ये जो मैंने मोटी सी कर दी है, ये लिक्विड के अंदर है। तो इस लिक्विड के अंदर जो सॉलिड है और सरफेस पे टेंजेंट, यानी ये, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो अगर कॉनकेव सरफेस है, जैसे मैंने कॉनकेव बनाया, मैंने एग्जांपल में क्या बनाया, कॉनकेव बनाया, अगर सरफेस कॉनकेव है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, 90 डिग्री से छोटा हो रहा है। देखो 90 डिग्री तो ये होगा ना, ऐसे सीधा सीधा अगर बनाएंगे तो क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अगर कॉन्वेक्स सरफेस बनाते हैं,
अगर लिक्विड इस तरह से दिखता है किसी कंटेनर में, लिक्विड की शेप ऐसे हो जाती है कंटेनर में, तो इसकी सरफेस पे टेंजेंट कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और जो लिक्विड के अंदर सॉलिड है उसकी सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, उसकी सरफेस का डायरेक्शन ये होगा। जरा मैं उसमें लगा लेता हूँ, इससे इस तरह का होगा। तब इनके बीच में एंगल क्या होगा, इनके बीच में एंगल ये होगा थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। और ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल किस केस में आया है, जब लिक्विड की सरफेस कॉन्वेक्स शेप की होगी। जब फ्लाइट मोड में लगा लेता हूं मैं, जिससे कोई मैसेज ना आए। तो आपने देख लिया, लिक्विड की सरफेस अगर सॉलिड के साथ कॉनकेव बना रही है, कॉनकेव शेप बना रही है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। और अगर वो कॉन्वेक्स शेप बना रही है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे एनलार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है देखो, अच्छा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कितने सॉरी इसमें लिखा था एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो टेंजेंट होती है, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो से मैंने ब्लैक इन कर दिया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लिक्विड की सरफेस है उस पर टेंजेंट, ये रही टेंजेंट, ये डायरेक्शन टेंजेंट का टेंजेंट, और इस लिक्विड के अंदर जो सरफेस है वो उसका डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो प्योर वाटर और क्लीन गिलास का होता है जीरो होता है। जीरो का मतलब अगर आपके पास बिल्कुल साफ गिलास का कंटेनर है और उसमें प्योर वाटर आपने भरा है, तो इसका मतलब उसकी सरफेस क्या होगी, बिल्कुल सीधी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, अच्छा मैं कुछ गलत बता गया, अभी बताते हैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर वाटर और क्लीन गिलास का क्या होगा, जीरो होगा, अभी समझाएंगे। और ऑर्डिनरी वाटर और गिलास का क्या होगा, 8 डिग्री होगा। ऑर्डिनरी वाटर और गिलास का क्या होगा, 8 डिग्री। और सिल्वर और वाटर का क्या होगा, 90 डिग्री। सिल्वर और वाटर का 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सिल्वर और वाटर का केस होगा ये। हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाएगी, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ये और ये 90 डिग्री आ जाएगा। और ये मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री होता है। इसमें 140 दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली 135, यानी कौन सा होता है 135 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। और 8 डिग्री जो वाटर के लिए था वो क्या है, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम को एक्यूट कहते हैं, और 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका मतलब वाटर जब गिलास के साथ मिलेगा तो कौन सी सरफेस बनाएगा, किस शेप की सरफेस बनाएगा, वो कॉनकेव बनाएगा, क्योंकि कॉनकेव में एक्यूट एंगल मिल रहा था। और जब मरकरी गिलास के साथ मिलेगा वो कौन सी सरफेस बनाएगा, वो कॉन्वेक्स बनाएगा। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड पे, कि लिक्विड और सॉलिड का नेचर क्या है। और उस पर डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है, जो एनवायरनमेंट है, किसके ऊपर, फ्री सरफेस और लिक्विड के ऊपर, वो क्या है। जैसे आपने गिलास में कोई लिक्विड भरा और गिलास के ऊपर क्या है, एयर है,
मतलब लिक्विड के ऊपर क्या है, एयर है। तो एयर पे भी डिपेंड करेगा। अगर उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर कुछ और होता, सपोज एयर नहीं होती, ऑयल की लेयर होती, सपोज आपका गिलास है, गिलास में लिक्विड, और लिक्विड के ऊपर क्या है, एयर ना होके क्या है, लिक्विड के ऊपर ऑयल है, तब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग होगा। इसी तरह से अगर गिलास में आपने मरकरी भर दिया है और मरकरी के ऊपर एयर है, तब जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा किससे, जबकि मरकरी के ऊपर क्या हो जाएगा, वाटर भर डाल देंगे अब उससे। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड टू द लिक्विड सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता। क्या है, इंक्लिनेशन का एंगल किसका, सॉलिड का, जो लिक्विड सरफेस के साथ है। इसका मतलब अगर ये कोई कंटेनर था और आपने, ये इसमें पानी भरा हुआ था, सपोज ये पानी भरा हुआ था इसमें, ये पानी भरा हुआ है इसमें ना, ऐसे ऐसे, और आपने क्या किया, एक रॉड को डिप किया इसमें, आपने रॉड डिप की, सपोज दोबारा बनाते हैं, ये था, आपने क्या किया, इसमें रॉड को डिप किया, ऐसे रॉड डिप करी, और आपकी सपोज लिक्विड सरफेस ऐसा बन गया, ऐसे बन गया, ये बीच में से गायब करना पड़ेगा, इस तरह की सरफेस, इस तरह का आ गया, और एक आपने रॉड को कर दिया, ऐसे डिप कर दिया, तो इंक्लिनेशन बदल गया रॉड का। इंक्लिनेशन रॉड का बदलने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे है, ये टेंजेंट है और ये ऐसे है, और सपोज ये आपका मतलब 70 डिग्री है, तो इस केस में भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ये ऐसे होगा तो सरफेस ऐसे जाएगी, सरफेस ऐसे जाएगी, फिर ये भी क्या होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। तो रॉड के इंक्लिनेशन पे एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बदलेगा। अब इसमें और भी आगे एडवांस थोड़ा सा कर रखा है, चित्र दिखाते हैं। T1 T2 कहाँ, यहाँ लेकर इसने क्या किया, कि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, ऑब्टूज होगा, इसके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करी है इसने कि कैसे पता लगेगा। तो इसने क्या लिया कि एक सॉलिड था हमारे पास, ये सॉलिड बार है नीचे की तरफ, ये सॉलिड बार है नीचे की तरफ, ये जो मैंने डार्क कर दिया सॉलिड बार है ये, इसके ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप डाल दी छोटी सी। तो या तो लिक्विड ड्रॉप इस फिगर की तरह जाएगी, ये लिक्विड ड्रॉप ऐसे गोल हो जाएगी, या लिक्विड ड्रॉप इस फिगर की तरह जाएगी, या फिर इस तरह से गोल हो जाएगी ऊपर, या तो बिल्कुल चिपक जाएगी फ्लैट होके, या ऊपर ऊपर उठे रहेगी थोड़ी सी, इस तरह की होगी। तो दो तरह के एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे। कैसे, तीन तरह की सरफेस टेंशन काम करेंगी इसमें। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, पहले तो पहले वाले चित्र में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये ड्रॉ कर ली लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट, और लिक्विड के अंदर जो सॉलिड सरफेस है उसका डायरेक्शन ये रहा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। दूसरे चित्र में लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आ रही है, क्योंकि लिक्विड सरफेस कैसी है इसमें बना के, मैं बड़ा सा बनाता हूँ, इस तरह से बनी हुई लिक्विड सरफेस, और नीचे ये सॉलिड है। तो लिक्विड सरफेस पे देखो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगी, ये आ रही है टेंजेंट। और लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है अंदर, लिक्विड के, ये सॉलिड का डायरेक्शन है लिक्विड के अंदर। तो ये बड़ा वाला एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इस केस में, इस सेकंड केस में ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और इस केस में थीटा जो था वो एक्यूट हो गया। पहले वाले केस में एक्यूट हो गया, दूसरे में ऑब्ट्यूज हो गया। अब इसने तीन तरह की सरफेस टेंशन मान ली है। सरफेस टेंशन कौन सी, एक तो लिक्विड और एयर के बीच में सरफेस टेंशन, लिक्विड की वो सरफेस जो एयर से एक्सपोज कर रही है उनके बीच में। तो इसे बड़ा कर लेते हैं फिगर को थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। ये देखो लिक्विड, ये है लिक्विड, ये मैंने काला काला कर दिया, ये लिक्विड है,
और एयर ये सारे में ऊपर है, तो लिक्विड और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन मानी है वो T1 मान ली आप, T1। सॉलिड और एयर के बीच में जो सरफेस टेंशन मानी है वो T2 मान ली। सॉलिड नीचे था और एयर ऊपर है, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में टेंशन मानी है वो ये मान ली T3। T1 T2 और T3। अगर ये सब बैलेंस है, यानी लिक्विड की सरफेस फिक्स हो गई है एक शेप में, वो चेंज नहीं हो रही, यानी बैलेंस्ड है, तो क्या होगा, ये सरफेस टेंशन भी बैलेंस्ड होंगी। तो आप देख सकते हैं कि T1 cos थीटा, T1 cos थीटा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये पहला वाला चित्र देख लो। T1 का कंपोनेंट इधर, यानी T1 का कंपोनेंट T3 के डायरेक्शन में, T1 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T1 cos थीटा, और T3 भी इसी डायरेक्शन में, और T1 cos थीटा भी इस डायरेक्शन में काम करेगा, और T1 sin थीटा इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है T2, और T3 भी इधर काम कर रहा है। तो लेफ्ट साइड की तरफ कौन कौन सा काम कर रहा है, T3 और T1 cos थीटा। राइट साइड की तरफ कौन सा काम कर रहा है, T2। इसका मतलब T3 प्लस T1 cos थीटा अगर इक्विलिब्रियम है तो T3 प्लस T1 cos थीटा T2 के बराबर होंगे, यही लिख दिया है यहाँ पे। T3 प्लस T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 T2 माइनस T3 अपॉन T1, ये आ गया। अब इन्होंने लिखा है तो उसे एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इन्होंने कहा इफ T2 इज ग्रेटर देन T3, ये ऊपर T2 इज ग्रेटर देन T3, cos थीटा इज पॉजिटिव एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर ये चीज पॉजिटिव है तो थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा और लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। बट इफ T2 इज लेस देन T3, cos थीटा इज नेगेटिव और थीटा ऑब्टयूज हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाली टर्म, ये वाली जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, ये वाली टर्म नेगेटिव वैल्यू दे रही है तो थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्टयूज हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे करता है, टेंशंस के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, T2 और T3 के रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। T2 और T3 में क्या रिलेशन है, इफ T2 इज ग्रेटर देन T3 देन एक्यूट, इफ T2 इज लेस देन T3 देन ऑब्ट्यूज। और T2 और T3 आपको पता है क्या है, T2 है सॉलिड और एयर के इंटरफेस पे सरफेस टेंशन, और T3 क्या है, लिक्विड और सॉलिड के इंटरफेस पे सरफेस टेंशन। अब आते हैं कर्वेचर ऑफ लिक्विड सरफेस पे, कि लिक्विड सरफेस पे कर्व क्यों बनती है, लिक्विड सरफेस की कर्व क्यों बनती है जब वो किसी सॉलिड के संपर्क में आता है। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा ढंग से समझा सकते हैं। मैंने आपको बताया था दो फोर्स होती हैं, एक फोर्स ऑफ कोहेशन होता है, एक फोर्स ऑफ एडिशन होता है। तो कोने वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है, ये देखो देखो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, गोला बना दिया, मॉलिक्यूल ए है। फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, यानी कि एक हमारे पास कंटेनर था ये, और इसमें हमने लिक्विड भर रखा था यहाँ पे, तो इस लिक्विड का जो बिल्कुल कोने पे मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे ए पोजीशन पे दिखा रखा है इन्होंने, इस मॉलिक्यूल और इसके जो सॉलिड है, ये वॉल है जो इसकी कंटेनर की वॉल, इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी एडिशन, ये इसे इधर खींचेगा, इस लिक्विड को मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑफ एडिशन इधर लगेगी।
अब कोहेशन की फोर्स आ गई। कोहेशन फोर्स क्या होती है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करती है। यानी ये जो ए पॉइंट पे मॉलिक्यूल था, इसमें अगर सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे रखे हुए, वो इसे इधर खींचेंगे। सरफेस वाले मॉलिक्यूल कैसे खींचेंगे? सरफेस के इधर खींचेंगे। और नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल होंगे इसके बिल्कुल, वो इसे नीचे खींचेंगे। और बीच वाले मॉलिक्यूल उसे ऐसे खींचेंगे। तो इस तरह से फोर्स काम करेगी इस पे इस तरह से फोर्स काम करेगी सारी नीचे की तरफ। तो एडिशन की फोर्स, ये मैं एडी लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ एडिशन तो बाहर की तरफ काम कर रही है। और फोर्स ऑफ कोहेशन का काम कर रही है, दो लिमिट के बीच में काम कर रही है, सरफेस और इधर के बीच में। लेफ्ट में जो मोटी कर दी है और इसके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन काम करेगी। यानी फोर्स ऑफ कोहेशन का रिजल्टेंट कहीं कहाँ होगा? फोर्स ऑफ कोहेशन का रिजल्टेंट होगा, ये अगर था यहाँ पे लिक्विड था, तो फोर्स ऑफ एडिशन तो इधर होगा लेफ्ट साइड में, और फोर्स ऑफ कोहेशन का कहीं रिजल्टेंट ऐसा आएगा। अगर प्लेन सरफेस है और यूनिफॉर्म इस ए पॉइंट के अराउंड मॉलिक्यूल्स लिक्विड के यूनिफॉर्म है, तो ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी फोर्स ऑफ कोहेशन का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा। ये तो एडिशन थी, और ये क्या हो जाएगी? कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन। यानी एडिशन, फोर्स ऑफ एडिशन और फोर्स ऑफ कोहेशन के बीच में कितना एंगल होगा डायरेक्शन में? एक का डायरेक्शन ये था, एक का डायरेक्शन ये है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक का डायरेक्शन तो ऐसा है एडिशन का, और कोहेशन का ऐसा है। यानी एडिशन और कोहेशन के बीच में कितना एंगल हो गया? ये क्या? 135 डिग्री, 90 + 45। तो इन्होंने फोर्स दिखा रखी है F1 और F2। इन्होंने थोड़ा नीचे करना पड़ेगा बेटा, मैंने इलाज कर दिया था। इन्होंने फोर्स ऑफ एडिशन तो F1 दिखा रखी है, और फोर्स ड्यू टू कोहेशन दिखा रखी है F2। अब आपको पता है लिक्विड सरफेस बैलेंस क्या होगा, कैसे होगा? F1 = F2 sin 45। नीचे लिखा होगा इसने, लिखा है F1 = F2 sin 45, यानी कि F2 डिवाइडेड बाई √2। दोबारा दिखा देते हैं, ऊपर एनलार्ज करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये F1 है यहाँ पे, और F2 sin 45 किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा जो मैंने एरो बना दिया। F1 लेफ्ट में था, और F2 sin 45 हो जाएगा राइट एरो की तरफ हो जाएगा, जो मैंने राइट एरो बना दिया। क्योंकि F2 ये है, F2 ये है, और ये एंगल 45 है। और ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ? F2 cos 45, और ऊपर की तरफ F2 sin 45 हो जाएगा। तो F1 विल बी इक्वल टू F2 sin 45 हो जाता है। अगर F1 = F2 sin 45 हो गया, F1 = F2 sin 45 हो गया, साइन लिखा है, sin 45 डिग्री हो गया, तो इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा। केवल कौन सी फोर्स बचेगी? वर्टिकल डाउनवर्ड बचेगी, यानी F2 cos 45 बचेगी हर जगह। इस मॉलिक्यूल पे कौन सी बचेगी? F2 cos 45, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड बचेगी बस। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और लिक्विड सरफेस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, लिक्विड सरफेस हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी जिस भी शेप में रहे। वो क्या करती है, जो भी उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगती है उसके परपेंडिकुलर हो जाती है। दोबारा सुनिएगा, लिक्विड सरफेस क्या करेगी, उस इक्विलिब्रियम में रहना है लिक्विड सरफेस को। अगर लिक्विड सरफेस पे, मान लीजिए ये लिक्विड सरफेस थी, ये लिक्विड सरफेस है यहाँ पे, और इस लिक्विड सरफेस पे रिजल्टेंट फोर्स, इस पे फोर्स हर मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट ऐसे लगी हुई है नीचे की तरफ। मॉलिक्यूल्स पे कहाँ फोर्स लगी है? नीचे की तरफ, रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगी हुई है।
वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यानी पूरी सरफेस क्या करेगी फिर, इस इन फोर्सेस के परपेंडिकुलर होगी हर पॉइंट पे। तो इस पे क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसीलिए लिक्विड सरफेस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि इस फोर्स का वो इफेक्ट जीरो करेगी। उसे किस में रहना है, बैलेंस बना के रहना है, उसे इक्विलिब्रियम में रहना है, उसे साम्य अवस्था में रहना है। इसलिए हर फोर्स का बैलेंस क्या करेगी, रिजल्टेंट क्या करेगी, जीरो। हर फोर्स का इफेक्ट क्या करेगी, जीरो। लेकिन अगर फोर्सेस ऐसे काम कर रही हो, इस तरह से काम कर रही हो, मतलब इस तरह से काम करे फोर्स, पहले मैंने कहा फोर्स कैसे लेती, वर्टिकली डाउनवर्ड लेती, बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड लेती नीचे की तरफ, तो सरफेस से आगे थी बिल्कुल प्लेन। फोर्स अगर इस तरह से काम कर रही हो तो वो क्या करेगी, हर फोर्स के परपेंडिकुलर होगी, यानी वो कैसे हो जाएगी सरफेस, वो सरफेस ऐसे हो जाएगी, क्योंकि उसे हर पॉइंट पे फोर्स के परपेंडिकुलर होना है। ये बहुत रफ सा डायग्राम बनाया मैंने, तब सरफेस ऐसे हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये पॉइंट्स है, इन पे फोर्स ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो हर पॉइंट के क्या होगी, हर पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स जो नीचे लग रही है उसके परपेंडिकुलर होगी सरफेस। बीच में फोर्स कैसे होगी, बीच में फोर्स ऐसे होगी, इधर कैसे होगी, ऐसे होगी, इधर कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल सेंटर में जो सरफेस होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, छोटा सा पोर्शन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सेंटर में बिल्कुल नीचे की तरफ काम कर रही है। अगर फोर्सेस ऐसा ना काम करके दूसरी तरह से काम करें, दूसरा फिगर बना देते हैं, अगर फोर्सेस इस तरह से काम करें, फोर्सेस इस तरह से काम करें, तो सरफेस को उस शेप में होना होगा जिससे कि सरफेस के हर बिंदु पे ये फोर्स क्या लगे, परपेंडिकुलर लगे, यानी तब सरफेस इस शेप में आएगी, जिससे कि हर पॉइंट पे फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या बचे, परपेंडिकुलर बैठे, क्योंकि उसे रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर बनाना है अपने आप को, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड में शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग तो हो नहीं सकता, टेंशन, तो ये कारण होता है। अब देखते हैं आगे शेप डिसाइड कैसे होती है। तो सपोज यहाँ पे फोर्स ऑफ एडिशन यहाँ लगा हुआ बाहर, ये दूसरे फिगर में माना ये फोर्स ऑफ एडिशन लगा हुआ है, और सपोज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ जो कोहेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये कोहेशन है, ये F1 है ऊपर, और ये क्या है, F2 है। एंड सपोज F1 इज वेरी मच लेस देन, F1 इज लेस देन F2। अगर F1 F2 से कम होगा तो नेचुरली इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ना आके कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा। इस तरह से। तीसरी फिगर में क्या है, तीसरी फिगर दे रखी है, अभी डिटेल में समझाएंगे। ये फोर्स ऑफ एडिशन थी, ये फोर्स ऑफ कोहेशन थी। अगर फोर्स ऑफ एडिशन ज़्यादा है फोर्स ऑफ कोहेशन से, यानी F1 ज़्यादा है किससे, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इनका रिजल्टेंट बाहर की तरफ आ सकता है ऐसे। तो देखो रिजल्टेंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये फिर इस पर रिजल्टेंट ऐसा आएगा, 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 इस पर ऐसा आएगा, इस पर ऐसा आएगा। तो देखो सरफेस क्या बन जाएगी, कॉनकेव बन जाएगी। और इस केस में क्या था, अभी दोबारा सरकाते हैं इसे। इस केस में क्या था, इस केस में रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था, ये आ रहा है रिजल्टेंट, ये नीचे ऐसे आ रहा है रिजल्ट, ये ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इस तरह से आएंगे रिजल्ट। तो सरफेस कैसे बन जाएगी, ऐसे बनेगी कि हर पॉइंट पे ये फोर्सेस क्या है, परपेंडिकुलर, यानी सरफेस देखो ऐसे बन जाएगी, जैसे कि हर हर पॉइंट पे वो कह रहे हैं फोर्सेस
परपेंडिकुलर है, तो सरफेस ऐसे बन जाएगी। अब कंडीशन क्या है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, दोबारा छोटा कर देते हैं इसे। तो अभी हमने निकाली थी, यहाँ देख लेते हैं। मैंने पहला चित्र में क्या बताया था आपको, थोड़ा एनलार्ज करके बता देते हैं। पहले वाले चित्र में मैंने बताया था F1 इज इक्वल टू F2 साइन 45, यानी F2 डिवाइडेड बाई इसका √2। तब रिजल्टेंट x वर्टिकली डाउनवर्ड और सरफेस क्या होगी, प्लेन होगी। जब F1 F2 साइन 45 के बराबर होगा तो सरफेस क्या होगी, प्लेन। कैसे, देखिए दोबारा एनलार्ज कर देते हैं इसे। F1 ये रहा और F2 साइन 45 ये है। तो जब F1 ये F2 साइन 45 है, F2 साइन 45 डिग्री 45 के बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो केवल कौन सी फोर्स बचेगी, नीचे वाली बचेगी। F2 तो हटा दो यहाँ से, उसे कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, उसे घटकों में डिवाइड कर दिया। एक F2 साइन 45 हो गया, एक हो गया F2 cos 45 नीचे की तरफ। तब केवल F2 cos 45 बच जाएगा। जब F1 जो है ये F1 F2 साइन 45 के बराबर हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या बच जाएगा, नीचे की तरफ बच जाएगा F2 cos 45। यही पहली कंडीशन दे रखी है, देखिए। इफ थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इफ F1 इज इक्वल टू F2 साइन 45 यानी दिस, तो रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। और जब रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा तो सरफेस क्या करेगी, हमेशा रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो हर पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड, इसलिए सरफेस क्या हो जाएगी, प्लेन। दूसरी कंडीशन, इफ F1 इज लेस देन F2 बाई 2, if F1 is less than F2 by 2, then resultant R lies inward। अभी भी थोड़ा कुछ है, F1 lies R lies inward and this surface will become convex। क्या कहा है इसने, दोबारा देखिए उस सरफेस को। जब F1 जो है और यहाँ पे F2 साइन 45 था, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये F2 साइन 45 है, ये F1 है, F1 और F2 साइन 45। पहले क्या लिया था हमने, दोनों को बराबर लिया था। अब हमने क्या लिया है, F1 जो है साइन F2 साइन 45 से क्या है, कम है। तो देखो F1 F2 साइन 45 से जब कम है तो इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स काम करने लगेगी, यहाँ काम करने लगेगी। और F2 cos 45 नीचे काम कर ही रहा था, ये कौन सी काम करेगी यहाँ पे, यहाँ काम करेगी F2 साइन 45 माइनस F1, इस दिशा में काम करेगी। और नीचे कौन सी काम कर रही थी, F2 cos 45। अब दो फोर्स काम करने लगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कहीं अंदर की तरफ आएगा यहाँ पे। और जब रिजल्टेंट अंदर की तरफ आ जाएगा इसका, तो कैसे लगेगी फोर्स उस पर, अंदर ऐसे लगेगी, अंदर हर मॉलिक्यूल पर फोर्स क्या लगेगी, ऐसे लगेगी अंदर की तरफ, इस तरह से। और सरफेस क्या आएगी, कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है। इसमें F1 ऐसे काम कर रहा था, F2 साइन 45 ऐसे काम कर रहा था। जब F1 F2 साइन 45 से कम हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ काम करेगी, केवल यहाँ काम करेगी। और वर्टिकली F2 cos 45 नीचे काम कर ही रहा था, तो राइट साइड में F2 साइन 45 माइनस F1, तो इधर काम कर रही है। और F2 cos 45 इधर काम कर रही है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब कॉन्वेक्स हो जाएगी।
अपोजिट कारण से कॉनकेव हो जाएगी। इसमें क्या है, जब F1 when F1 is greater than F2 sin 45, जब ये F1 F2 sin 45 से ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, इसमें रिजल्टेंट बाहर की तरफ काम करेगा, और F2 cos 45 नीचे काम कर ही रहा था, तो एक फोर्स ये लगेगी इस मॉलिक्यूल पे, एक फोर्स इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बाहर की तरफ आएगा। तो मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है कोने वाले पे, तो बाकियों पे क्या आएगा, जैसे कोने वाले बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरे पे थोड़ा कम आएगा, तीसरे पे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि अंदर अंदर जैसे आएंगे वैसे फोर्स ऑफ एडिशन कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ एडिशन क्या होती है, गिलास और पानी के मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स, और फोर्स ऑफ कोहेशन बढ़ती आएगी। तो इसमें कॉन्केव सरफेस होगी। जैसे जो कोने में मॉलिक्यूल था ए मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल गिलास के संपर्क में, तो इसमें फोर्स ऑफ एडिशन बहुत ज़्यादा होगी। जब थोड़ा अंदर जाएंगे सरफेस पे, यहाँ गए थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे, तो क्योंकि गिलास दूर हो गया इसलिए फोर्स ऑफ एडिशन क्या हो जाएगी, कम। इस पर केवल फोर्स ऑफ कोहेशन काम करने लगेगी, और इस पर केवल क्या करेगी, कोहेशन बने मॉलिक्यूल्स के कारण वो नीचे की तरफ काम करेगी रिजल्टेंट। क्यों, जैसे मान लिया कोई ये था कंटेनर, मान लेता हूँ, मान लिया कोई कंटेनर था ये, तो जो कोने में मॉलिक्यूल होगा इसमें, ये वाटर सरफेस है, जो कोने में मॉलिक्यूल होगा इसमें फोर्स ऑफ एडिशन काम करेगी, और फोर्स ऑफ कोहेशन काम करेगी, ये भी काम करेगी, इधर भी काम करेगी, इधर भी काम करेगी, सारे मॉलिक्यूल से खींच रहे, ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें सरफेस में अंदर आते जाएंगे, ये सरफेस थी, यहाँ पे कोने वाले मॉलिक्यूल मदद से काम कर रही थी, लेकिन अगर बीच में लेंगे, मान लीजिए यहाँ मॉलिक्यूल लिया हमने कोई, तो इस पर फोर्स ऑफ एडिशन बहुत कम होगी, छोटी सी होगी फोर्स ऑफ एडिशन, लेकिन क्वेश्चन क्या होगी, ये होगी क्वेश्चन, एडिशन कब होती जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन फोर्स से हो जाएगी इस तरह से। और अंदर जाएंगे, मान लीजिए और अंदर पहुँच गए मॉलिक्यूल पर, मान लीजिए और अंदर पहुँच गए सरफेस में, ये वाटर सरफेस थी, यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे पता लगा फोर्स ऑफ एडिशन तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, गिलास और उसके बीच में कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल खत्म हो गया। इस पर क्या काम करेगी फोर्स, ऐसे काम करेंगी, फोर्स ऑफ कोहेशन ही काम करेगी केवल, तो इस पर रिजल्टेंट का आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसीलिए जो सेंटर मॉलिक्यूल होंगे, सेंटर की तरफ होंगे, उनमें हमेशा रिजल्टेंट नीचे ही आएगा बिल्कुल सीधा, चाहे कोई सी भी शेप बन रही हो, क्योंकि फोर्स ऑफ एडिशन का इफेक्ट कम होता जाता है जैसे जैसे हम लिक्विड सरफेस में अंदर जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसे यहीं ख़त्म करते हैं।